हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लॉज्ञान चैनल पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में सीआरपीसी का ये चौथा लेक्चर है और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे दंड न्यायालय के वर्ग और दंड न्यायालय के संबंध में जो ऑफिस होते हैं उनके बारे में जो सीआरपीसी में प्रोविज़न दिया गया है। ठीक है, तो अध्याय 2 है वो सीआरपीसी में दंड न्यायालय की बात करता है और धारा 6 से धारा 25A तक दंड न्यायालय की बात हुई है। दंड न्यायालय के वर्ग और ऑफिस के संबंध में अध्याय 2 में धारा 6 से धारा 25A तक बात हुई है। ठीक है, तो सहायक लोक अभियोजक और अभियोजन निदेशालय ये हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। उससे पहले का पार्ट इस वीडियो में कवर करेंगे। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 6 से धारा 25 का तक दंड न्यायालय के वर्ग, दंड न्यायालय और उनके कार्यालयों के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। धारा 6 में हाई कोर्ट भी इंक्लूडेड है। धारा 6 में आपसे पूछा जाए कि हाई कोर्ट को दंड न्यायालय किस धारा में बताया गया है, तो धारा 6 में हाई कोर्ट इंक्लूडेड है ना। आप लोगों से मैंने कह रखा है कि बेयर एक्ट लेकर हमारा लेक्चर देखा कीजिएगा, तो बेयर एक्ट उठाइए और पढ़िए धारा 6 को अच्छे से। धारा 6 में दिया गया है दंड न्यायालय के वर्ग, उच्च न्यायालय और इस संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन गठित न्यायालय के अतिरिक्त, मतलब हाई कोर्ट तो इसमें इंक्लूड हो ही गए, इसके अतिरिक्त कोई अन्य न्यायालय गठित हो, प्रत्येक राज्य में निम्नलिखित वर्गों के दंड न्यायालय होंगे। ठीक है, तो हाई कोर्ट तो इंक्लूडेड है। इसके अलावा अगर कोई स्पेशली कोई कोर्ट गठित किया जाता है तो वो भी इसमें इंक्लूडेड होगा। और उसके अलावा प्रत्येक राज्य में कौन कौन से दंड न्यायालय होंगे। सेशन कोर्ट को दंड न्यायालय बताया गया है, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को दंड न्यायालय बताया गया है, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को दंड न्यायालय बताया गया है और कार्यपालक मजिस्ट्रेट को भी दंड न्यायालय बताया गया है। देखिए, ये तो हम लोग जानते हैं कि सेशन कोर्ट या सेशन जज जो होते हैं वो क्रिमिनल कोर्ट से संबंधित होते हैं। क्रिमिनल कोर्ट में जो डिस्ट्रिक्ट पर सबसे बड़ा कोर्ट होता है वो सेशन कोर्ट होता है। ठीक है, ये तो हम लोग जानते हैं। लेकिन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी दंड न्यायालय के वर्ग में आते हैं। ये चीज़ आपको याद रखने की है क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पर आपको कंफ्यूज किया जाएगा। तो दंड न्यायालय के जो वर्ग दिए गए हैं धारा 6 में, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि दंड न्यायालय के वर्ग के संबंध में प्रावधान किस धारा में किया गया है। धारा 6 में किया गया है। ठीक है, उसमें हाई कोर्ट इंक्लूडेड है, स्पेशली स्टेब्लिश्ड कोई कोर्ट हो वो इंक्लूडेड है, और इसके अलावा ये 4 प्रकार बताए गए हैं बेयर एक्ट की भाषा में। सेशन न्यायालय, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, इसी में महानगर मजिस्ट्रेट भी सम्मिलित है, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब एक बार हम लोग ये देख लेते हैं कि जो आपका कोर्ट होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहाँ पे हायरार्की क्या होती है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही नहीं पूरे देश में दंड न्यायालय की क्या हायरार्की है, क्योंकि यहाँ से आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और आपको जानकारी भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले सबसे हाईएस्ट लेवल पे आता है सुप्रीम कोर्ट, है ना। सुप्रीम कोर्ट भी तो दंड के मामले सुनता है, मृत्यु दंड का मामला होता है और भी जो बड़े बड़े मामले हैं वो सुप्रीम कोर्ट सुनता है। तो सबसे पहले आता है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद आते हैं हाई कोर्ट, दंड न्यायालय की जो हायरार्की है उसमें। ठीक है, उसके बाद जिला लेवल पे आ जाइए, तो जिला एवं सत्र न्यायालय जो होता है उसमें जो सेशन कोर्ट है, जिला कोर्ट तो जो होता है वो सिविल मामलों के लिए हो जाता है, जो सेशन कोर्ट है सत्र न्यायालय वो काय के लिए हो गया, वो क्रिमिनल मैटर्स के लिए हो गया। इसके बाद फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो आते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, है ना, तो वो काय के लिए आते हैं, वो जिला एवं सत्र न्यायालय के बाद के हायरार्की में आते हैं। फिर सहायक जिला एवं सत्र न्यायालय, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, एडीजे। ठीक है, अतिरिक्त एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, और फिर यहाँ पर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। उसके बाद आ जाइए सीजेएम, है ना, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। उसके बाद आते हैं एसीजेएम, है ना, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। उसके बाद आते हैं स्पेशल सीजेएम, स्पेशल सीजेएम आते हैं। स्पेशल सीजेएम मतलब स्पेशली कोई अगर सीजेएम कहीं का बनाया गया है, विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसको कहते हैं। फिर आते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो ये हो गई आपकी हायरार्की जो पूरी हमने आपको बता दी है, ताकि आपकी नॉलेज में भी रहे और यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आप क्रम से सेट कर पाएँ। ठीक है, ये जो सीजेएम होते हैं ना, ये कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि धारा 6 में इनके बारे में बात नहीं की गई, लेकिन ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ही होते हैं। अभी हम लोग आगे ये चीज़
पड़ेंगे। ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ही होते हैं, चाहे सीजेएम हो और चाहे एसीजेएम हो चाहे स्पेशल सीजेएम हो, ये तीनों क्या है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ही हैं। ठीक है, ये अलग से पद दे दिया गया है उनको। तो ये हो गया आपका धारा 6 में क्या प्रोविज़न है, 4 प्रकार के कोड बताए गए हैं और हायरार्की आपने देख ली कि किस प्रकार की होती है हायरार्की। ठीक है, अब आपसे जो क्वेश्चन बनेगा वो 2 तरीके से बनेगा कि निम्न में से कौन धारा 6 में दंड न्यायालय के अंतर्गत आता है या निम्न में से कौन धारा 6 में दंड न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है। तो आप उसका आंसर अच्छे से दे पाएंगे क्योंकि हमने दोनों ही चीज़ें आपको क्लियर कर दी कि कौन इसके अंतर्गत आता है और कौन इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं, मुझे लगता है आप आंसर अच्छे से दे पाएंगे। अगला पॉइंट क्या कहता है कि धारा 6 में दी गई दंड न्यायालय की परिभाषा से स्पष्ट है कि इसमें किशोर न्याय अधिनियम के अधीन बाल न्यायालय और पंचायती अदालत दंड न्यायालय नहीं आते हैं। तो ये जो स्पेशली बनाए गए कोर्ट हैं, जब तक कि इनको अलग से नोटिफाई नहीं किया जाएगा, इन्हें दंड न्यायालय नहीं माना जाएगा, ना ही पंचायती अदालत को और ना ही किशोर न्याय अधिनियम के अधीन बाल न्यायालय को। भले ही इनको दंड देने का प्रावधान हो, दंड देने की पावर हो, लेकिन इनको दंड न्यायालय की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा ऑप्शन टिक करते समय। ठीक है, फिर आ जाइए एक बार ये देख लेते हैं कि सेक्शन 7 क्या कहता है। तो सेक्शन 7 इस बारे में बात करता है कि अगर कोई सेशन कोर्ट है, कोई भी राज्य सरकार है, वो सेशन कोर्ट स्थापित कर सकेगी, सेशन खंड बना सकेगी, है ना, मतलब कि ये एरिया जो है स्टेट का वो सेशन खंड कहलाएगा। ठीक है, और उसमें सेशन कोर्ट हुआ करेगा। तो जो सेशन खंड है वो बना सकेगी। प्रादेशिक खंड के बारे में सेक्शन 7 बात करता है कि प्रत्येक राज्य एक सेशन खंड होगा और उसमें सेशन खंड होंगे। इस संहिता के प्रयोजन के लिए प्रत्येक सेशन खंड एक जिला होगा या उसमें जिले होंगे। प्रत्येक महानगर क्षेत्र उक्त प्रयोजन के लिए सेशन खंड और जिला होगा। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है सेक्शन 7 से क्वेश्चन ये बनेगा कि राज्य सरकार अगर सेशन कोर्ट की बाउंड्रीज में या सेशन कोर्ट की जो क्षेत्र है उसमें परिवर्तन करना चाहे तो क्या कि कौन परिवर्तन कर सकता है या राज्य सरकार कैसे परिवर्तन कर सकती है। तो राज्य सरकार को सेक्शन 7 में ये पावर दी गई है कि वो ऐसे सेशन कोर्ट या सेशन खंड के जो जिला होंगे उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन किसके परामर्श पर, हाई कोर्ट के परामर्श पर। हाई कोर्ट के परामर्श के बिना ऐसा परिवर्तन नहीं होगा। तो किसको पावर किसको मिली, पावर मिली है स्टेट गवर्नमेंट को, लेकिन परामर्श किसका जरूरी है, हाई कोर्ट का परामर्श जरूरी है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। पावर सेशन कोर्ट को सेक्शन 7 में मिली हुई है कि वो जितने सेशन खंड बनाना चाहे या सेशन खंड की सीमाओं में परिवर्तन करना चाहे या जिले की सीमाओं में परिवर्तन करना चाहे तो पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। लेकिन ऐसा परिवर्तन किसकी सलाह पर किया जाएगा, हाई कोर्ट की सलाह पर किया जाएगा। अब आ जाइए सेक्शन 8 पर। सेक्शन 8 में महानगर क्षेत्र के बारे में बात की गई है कि इस संहिता के प्रयोजन के लिए राज्य के किसी क्षेत्र को महानगर क्षेत्र कौन घोषित कर सकता है। देखिए पॉइंट वो पकड़ा कीजिए जहां से क्वेश्चन बने। तो कौन घोषित कर सकता है, राज्य सरकार घोषित कर सकती है। तो क्या राज्य सरकार किसी भी क्षेत्र को महानगर क्षेत्र घोषित कर सकती नहीं, उसके लिए एक रिक्वायरमेंट दी गई है कि महानगर क्षेत्र केवल तब घोषित होगा जब उस क्षेत्र की जो जनसंख्या है वो 10 लाख से अधिक हो। अगर 10 लाख से अधिक जनसंख्या है तो ऐसा क्षेत्र जो है वो स्टेट गवर्नमेंट महानगर घोषित कर सकती है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि महानगर घोषित करे। और ये भी चीज़ है कि अगर महानगर में 10 लाख से अधिक अगर 10 लाख से अधिक जो जनसंख्या थी वो अगर कम हो गई है तो उसे महानगर की श्रेणी से हटाया भी जा सकता है। दोनों ही प्रोविजन सेक्शन 8 में दिए गए हैं। आपको बस याद इतना रखना है कि सेक्शन 8 में महानगर क्षेत्र के बारे में बात की गई है। 10 लाख की जनसंख्या से ऊपर के क्षेत्र को कौन महानगर घोषित कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट। या क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किसी क्षेत्र को महानगर क्षेत्र घोषित करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो आप बताएंगे कि वो रिक्वायरमेंट 10 लाख से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए। ठीक है, सेक्शन 9(1) के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खंड के लिए एक सेशन न्यायालय स्थापित करेगी। सेशन न्यायालय कौन स्थापित करेगा, सेशन न्यायालय राज्य सरकार स्थापित करेगी। सेशन न्यायालय कौन स्थापित करेगा, सेक्शन 9 के अनुसार सेशन न्यायालय राज्य सरकार स्थापित करेगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यही बनता है कि सेशन न्यायालय की स्थापना कौन करेगा,
राज्य सरकार करेगी। लेकिन सेशन जज को कौन नियुक्त करेगा? सत्र न्यायालय जो पीठासीन अधिकारी होगा, जिसको सेशन जज कहेंगे, सत्र न्यायालय, उसको कौन नियुक्त किया करेगा? उसको हाई कोर्ट नियुक्त करेगा, और हाई कोर्ट ही इसका स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर कर सकता है। देखिए, कोर्ट बनाने की पावर किसको दे दी गई है? कोर्ट बनाने की पावर दी गई है किसको? स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है किसकी राय पर? उच्च न्यायालय की राय पर। लेकिन इसमें जो अपॉइंटमेंट होंगे, जो मेन पर्सन बैठेगा, कि इसमें कौन पर्सन बैठेगा, उसका अपॉइंटमेंट और उसका ट्रांसफ़र, दोनों ही चीज़ें किसके हाथ में रखी गई हैं? ये रखी गई हैं हाई कोर्ट के हाथ में। ये पावर किस सेक्शन में दी गई है? सेक्शन 9 में दी गई है ये पावर। इतना पढ़ते चलिए। देखिए, वैसे आपको पढ़ना हो तो पूरा सेक्शन पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो सेक्शन है उसमें से जो क्वेश्चन बनता है वो पॉइंट मैं आपको निकाल कर दे रहा हूँ। और जो बात सेशन कोर्ट पर लागू होगी वही बात एडिशनल सेशन कोर्ट और असिस्टेंट सेशन कोर्ट पर भी लागू होगी। ठीक है, तो धारा 9 आपको समझ में आ गई कि 9 में क्या प्रोविज़न किया गया। 9(3) में ये कहा गया है कि उच्च न्यायालय अपर न्यायाधीश और सहायक न्यायाधीशों को भी सेशन न्यायालय में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए नियुक्त कर सकता है। अभी मैंने आपको बताया था कि हाई कोर्ट जो है वो जैसे सेशन न्यायाधीश को नियुक्त करेगा, वैसे ही अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीशों को भी अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए अपॉइंट कर सकेगा। अगला आ जाइए सेक्शन 11(2) पे। सेक्शन 11(2) जो है वो भी वैसा ही है जैसा सेक्शन 9 है। जैसे सेक्शन 9 में राज्य सरकार सेशन कोर्ट स्थापित करती है, स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो क्या करती है? सेशन कोर्ट की स्थापना करती है। और जो हाई कोर्ट होता है वो इसमें जज को अपॉइंट करता है। ठीक है, हाई कोर्ट जज को अपॉइंट करता है। इसी तरीके से जो स्टेट में और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के कोर्ट होंगे, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट प्लस सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, ठीक है, इनके कोर्ट जो होंगे वो बनाएगा स्टेट गवर्नमेंट। वो कौन स्थापित कर सकेगी? स्टेट गवर्नमेंट, हाई कोर्ट से परामर्श लेके। ठीक है, हाई कोर्ट के परामर्श के पश्चात स्टेट गवर्नमेंट ऐसे कोर्ट स्थापित कर सकेगी। लेकिन इनमें जो जजेज की नियुक्ति होगी वो कौन करेगा? जजेज का अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों को पावर दी गई है। स्टेट गवर्नमेंट, हालांकि हाई कोर्ट की पावर ज़्यादा है क्योंकि कोर्ट स्थापित करने में परामर्श भी वही दे रहा है, और पीठासीन अधिकारी जो होगा उस कोर्ट का वो नियुक्त भी वही कर रहा है। तो इस तरीके से आपको ये पता चलेगा कि ये सेशन कोर्ट में या फिर जो एडिशनल सेशन कोर्ट है या फिर जो मजिस्ट्रेट के कोर्ट है, उन सब में जो पावर दी गई है वो किस किस में दी गई है? वो हाई कोर्ट द्वारा अपॉइंटमेंट, हाई कोर्ट को दी गई अपॉइंटमेंट की पावर। अच्छा, सेक्शन 11 का जो सब क्लॉज 3 है वो इस बारे में जिक्र करता है। आपने देखा होगा, जो लोग जुडिशरी में जाने वाले हैं या जो लोग जुडिशरी को करीब से देखते हैं उनने देखा होगा कि जो मजिस्ट्रेट होता है, जो सिविल मजिस्ट्रेट है या जो सिविल जज है, उसी को मजिस्ट्रेट की पावर भी दे देते हैं कि भाई आप सिविल का ये काम संभाल ले और थोड़ा सा क्रिमिनल का काम भी संभालो मजिस्ट्रेट के रूप में। तो वो सिविल जज के रूप में भी काम करता है और मजिस्ट्रेट के रूप में भी काम करता है। तो ये जो पावर है हाई कोर्ट के पास कि ये ऐसा कैसे कर सकते हैं, उसका जवाब दिया गया है सेक्शन 11 के सब क्लॉज 3 में। सेक्शन 11 के सब क्लॉज जो 3 है उसमें इस बारे में प्रावधान किया गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कोर्ट स्थापित कर सकती है, लेकिन जो हाई कोर्ट है वो क्या कर सकता है कि जो सिविल जज हैं उनको पावर दे सकता है क्रिमिनल कोर्ट की। सिविल जज को क्रिमिनल कोर्ट की पावर दी जा सकती है। सिविल जज को क्रिमिनल कोर्ट की पावर हाई कोर्ट द्वारा दी जा सकती है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और चाहें याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जा सकता है किस सेक्शन में। तो सेक्शन 11 सब क्लॉज 3 में ये वाला प्रोविज़न किया गया है। सेक्शन 10 बीच में आपका रह गया था। सेक्शन 10 क्या होता है? सेक्शन 10 में ये कहा गया है कि जो सहायक सेशन न्यायाधीश होंगे, है ना, एडीजे जिनको कहते हैं, सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? एडीजे। जो सहायक सेशन न्यायाधीश होंगे वो उस पावर का प्रयोग कर सकेंगे जो डीजे के पास पावर है, और डीजे की अधिकारिता जो है, जो उनको अधिकारिता दी गई है, उसमें वो बिल्कुल वैसे ही पावर का प्रयोग करेंगे जो डीजे पावर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो सेशन जज होगा, जो चीफ सेशन, जो ज़िले में सबसे बड़ा दंडाधिकारी होता है सेशन जज, है ना,
सेशन जज जो होगा वो इस संबंध में काम नियम बना सकेगा कि जो एडीजे हैं वो किस तरीके से काम करेंगे। ये पावर जो सेशन कोर्ट को दी गई है, ये पावर जो सेशन जज को दी गई है, वो सेक्शन 10 में दी गई है, सेक्शन 10 में दी गई है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जहाँ पे जो पॉइंट रह जाता है मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बता दूँ। ठीक है, इतना आपने पढ़ लिया होगा। सेक्शन 12 की बात करते हैं। 12 में बताया गया कि उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है, सेक्शन 12 क्या कहता है? सेक्शन 12 में ये साफ साफ बताया गया है कि उच्च न्यायालय जनपद में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करेगा। ठीक है, उच्च न्यायालय प्रत्येक जिले में, कौन से जिले में? ऐसे जिले जहां महानगर क्षेत्र नहीं है। अगर महानगर क्षेत्र है तो वहां के लिए अलग प्रोविजन है। जो महानगर क्षेत्र नहीं है वहां पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करेंगे। और वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कौन होगा? किसको मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बनाया जाएगा? तो जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, उन्हीं को ही बनाया जाएगा सीजेएम। समझ गए? तो एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि सीजेएम कौन बन सकता है? प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। किस धारा में बनाया जाएगा? सेक्शन 12 में बनाया जाएगा। ठीक है, तो जो प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट है इसी को सीजेएम भी बना सकते हैं, और इनसे कोई जूनियर है जो प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट है उसको एसीजेएम भी बना सकते हैं। दोनों ही फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ही बनेंगे, सीजेएम भी और एसीजेएम भी। ठीक है, हाई कोर्ट बनाएगा। किसको पावर किसको दी गई है? देखिए, कोर्ट बनाने की पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के, लेकिन जितने भी अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र जुडिशरी में होंगे उनकी जो पावर है वो हाई कोर्ट के पास होगी। वो पावर किसके पास होगी? हाई कोर्ट के पास होगी। आपको बस सेक्शन आइडेंटिफाई करना है। तो सेक्शन 12 में इस बारे में बात की गई है। और हाई कोर्ट अगर आवश्यकता समझता है तो सीजेएम को पद पर रख सकता है, और आवश्यकता समझता है तो ट्रांसफ़र कर सकता है, या फिर फिर से फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पद पर भेज सकता है। जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति एक बार सीजेएम बन गया वो बार बार सीजेएम बने। तो सेक्शन 12 इस बारे में बात कर रहा था। सेक्शन 13 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 13 स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में कौन बात करता है? सेक्शन 13 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में कहा गया है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार उच्च न्यायालय से ऐसा करने के लिए अनुरोध करती है। अगर कौन कौन अनुरोध कर सकता है? यहाँ पे एक और सरकार जुड़ गई है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। या तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार किससे अनुरोध करेगी? जहाँ पे सेशन कोर्ट स्थापित करना है वहाँ के जो हाई कोर्ट होगा उससे अनुरोध करेगी कि ज़रूरी लग रहा है इस मामले में। तो फिर राज्य सरकार या केंद्र सरकार के ऐसा अनुरोध करने पर हाई कोर्ट किसी व्यक्ति को जो सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है या जिसने कोई पद धारण किया है किसी स्थानीय क्षेत्र में, महानगर क्षेत्र में नहीं है। ठीक है, महानगर क्षेत्र है तो अलग चीज़ लागू होगी। अगर कोई और स्थानीय क्षेत्र है तो द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस संहिता द्वारा उसके अधीन प्रदत्त की जा सकने वाली सभी या कोई शक्तियाँ प्रदान कर सकता है विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में। ठीक है, तो स्पेशल न्यायिक मजिस्ट्रेट को किस सेक्शन में नियुक्त किया जाएगा? सेक्शन 13 में नियुक्त किया जा सकता है। स्पेशल न्यायिक मजिस्ट्रेट को किस सेक्शन में नियुक्त किया जाएगा? स्पेशल न्यायिक मजिस्ट्रेट को सेक्शन 13 में नियुक्त किया जा सकता है। द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट भी स्पेशल न्यायिक मजिस्ट्रेट बन सकता है। ठीक है, ये चीज़ कही गई किसमें? ये सेक्शन 13 में ये चीज़ कही गई है, इसको देख लीजिएगा। और कितनी अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा? 1 वर्ष में, 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए। ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि जो स्पेशल न्यायिक मजिस्ट्रेट सेक्शन 13 में नियुक्त होंगे वो कितनी अवधि के लिए होंगे? 1 वर्ष से अनधिक, मतलब 1 वर्ष से कम अवधि, मैक्सिमम 1 वर्ष के लिए अपॉइंट किए जाएंगे स्पेशल न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए नियुक्त नहीं किए जाएंगे, और इससे कम तो किए ही जा सकते हैं, और उसकी अधिकारिता है वो भी हाई कोर्ट द्वारा डिसाइड की जाएगी। सेक्शन 14 किस बारे में बात करता है? न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता के बारे में। तो न्यायिक मजिस्ट्रेट जो हैं वो किसकी स्थानीय अधिकारिता के अधीन रहेंगे? इसीलिए जो कहा जाता है ना कि मजिस्ट्रेट बन के कोई फ़ायदा नहीं, या तो डीजे बनो, हालांकि ऐसा संभव नहीं है सीधे सीधे,
या तो डीजे बनो या सीजेएम, ये दो पोस्ट चांदी वाली होती हैं। और वो क्यों कहा जाता है सीजेएम, क्यों चांदी वाली पोस्ट होती है, अभी आपको पता चलेगा। सेक्शन 14 इस बारे में जवाब देता है। सेक्शन 14 के अनुसार उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, किसके नियंत्रण के अधीन, हाई कोर्ट के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है वो समय समय पर उन क्षेत्रों की स्थानीय परिसीमाएं निश्चित करेगा जिसमें मजिस्ट्रेट कार्य करते हैं, और उनको कार्य करने के बारे में कोई भी निर्देश दे सकेगा। कार्य के संबंध में निर्देश जो है, जो अधीक्षण का पावर है वो किसका है, सीजेएम का है। सीजेएम अपनी शक्तियों के द्वारा उनको, सीजेएम को ये पावर है कि वो मजिस्ट्रेट को निर्देशित कर सकता है और मजिस्ट्रेट को स्थानीय परिसीमाएं जो हैं उनको बदल सकता है, मजिस्ट्रेट के कोर्ट्स को बदल सकता है। प्रैक्टिकली बहुत पावर होती है सीजेएम के पास, है ना। जो क्रिमिनल कोर्ट के संबंध में जो है सब कुछ खुदा वही है। क्रिमिनल कोर्ट का नीचे वाले मजिस्ट्रेटों के लिए खुदा कौन है, सीजेएम। और ये किस सेक्शन की वजह से, सेक्शन 14 की वजह से है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि सेक्शन 14 में क्या बताया गया है, न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता के बारे में बात की गई है कि सीजेएम जो है वो इनको गाइड करेंगे कि कैसी स्थानीय अधिकारिता होगी, है ना। सेशन न्यायालय के जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होंगे, प्रत्येक अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होगा वो सेशन न्यायालय के अधीन होगा। प्रत्येक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायालय के अधीनस्थ होगा और प्रत्येक अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायालय के नियंत्रण में रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीन होगा, है ना। तो इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा अभी हम लोग दूसरे उस पर चलते हैं। जो सीजेएम है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ये किसके अधीन होंगे, सत्र न्यायाधीश के अधीन होंगे, सेशन जज के अधीन होंगे। और जो अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है डिस्ट्रिक्ट में, ये किसके अधीन होंगे, ये सीजेएम के अधीन होंगे, ये मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। लेकिन साधारण नियंत्रण किसका रहेगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साधारण नियंत्रण का अलग और अधीनता का अलग। साधारण नियंत्रण किसका रहेगा, सत्र न्यायाधीश का रहेगा। अपॉइंट कौन करे, सॉरी अधीन किसके होंगे, सीजेएम के अधीन होंगे। सीजेएम के बताए अनुसार कार्य करेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन साधारण नियंत्रण किसका रहेगा, सेशन जज का रहेगा। और ये किस सेक्शन में कहा गया है, धारा 15 में, 15 का सब क्लॉज 1 ये बात कहता है। और सब क्लॉज 2 क्या बात कहता है, 15 का सब क्लॉज 2 कहता है कि जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा वो समय समय पर जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होंगे अन्य, उनमें कार्यों का वितरण कर सकेगा, कार्यों का वितरण कर सकेगा, ठीक है। दूसरा, नियम बना सकेगा, कोई और निर्देश देना है तो वो भी दे सकेगा, ठीक है। ये सब कौन करेगा, सीजेएम। किनको, अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों के लिए। ये हो गया सेक्शन आपका 15। सेक्शन 16 आपका शुरू होता है महानगर मजिस्ट्रेटों से। किससे शुरू होता है, महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय से। महानगर मजिस्ट्रेट का जो न्यायालय होगा प्रत्येक महानगर क्षेत्र में होगा। प्रत्येक महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट के इतने न्यायालय होंगे या ऐसे स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे जो राज्य सरकार किससे, उच्च न्यायालय के परामर्श से अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। ऐसे न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और प्रत्येक महानगर मजिस्ट्रेट की अधिकारिता और शक्ति का विस्तार महानगर क्षेत्र पर होगा, है ना। ये सेक्शन 15(1) इस बात को कहता है, ठीक है। सॉरी, सेक्शन 16, 15 तो हम लोग पढ़ चुके हैं। सेक्शन 16 क्या कहता है कि जो महानगर होगा तो महानगर मजिस्ट्रेट के अधीन कार्य करेंगे महानगर में। और महानगर मजिस्ट्रेट को कौन नियुक्त करेगा, हाई कोर्ट। और महानगर क्षेत्र में न्यायालय कौन गठित करेगा, वो राज्य सरकार गठित करेगी, जैसे सामान्य क्षेत्रों के लिए हुआ था, ठीक है। तो जैसे सामान्य हम लोगों ने सीजेएम पढ़ा, वैसे ही मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट,
है ना, CMM जो है या अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, वही प्रोविज़न होंगे सेक्शन 17 में। जैसे हम लोगों ने स्पेशल मजिस्ट्रेट पढ़ा था सेक्शन 13 में, वैसे ही प्रोविज़न होंगे सेक्शन 18 में विशेष महानगर मजिस्ट्रेट के, है ना। तो ये सभी चीज़ें वैसे ही रिपीट होंगी, बस सेक्शन आप याद कर लीजिएगा, सेक्शन आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेक्शन याद रखेंगे तो आपको कोई गलती नहीं होगी, कुछ समझाने वाला है नहीं। अब एक सेक्शन और याद करने का है, वो है सेक्शन 20। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इसमें किसकी बात की गई? कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की बात की गई है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो कौन नियुक्त करेगा कार्यपालक मजिस्ट्रेट को? राज्य सरकार प्रत्येक जिले में, प्रत्येक महानगर क्षेत्र में जितने व्यक्तियों को उचित समझे कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है। कौन नियुक्त करेगा? कार्यपालक मजिस्ट्रेट। अभी तक जितने मजिस्ट्रेट की नियुक्ति हुई थी वो किसने की थी? हाई कोर्ट ने। अब कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। राज्य सरकार कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है। सेक्शन किसमें है? 20 में। क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति किस धारा में हुई है, तो धारा 20 में कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति हुई है। और जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं जिनकी नियुक्ति की जाएगी, उसी में से किसी को DM भी नियुक्त किया जाएगा, जिसको जिला मजिस्ट्रेट कहते हैं। तो DM की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान CRPC में कहाँ दिया गया है? क्वेश्चन ये बन सकता है। तो सेक्शन 20 सब क्लॉज 1 में ये चीज़ कही गई है। धारा 20 सब क्लॉज 1 में ये चीज़ कही गई है कि जो DM होगा वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा धारा 20 सब क्लॉज 1 में नियुक्त किया जा सकेगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, धारा 20 सब क्लॉज 1 में, ठीक है। राज्य सरकार जो होगी वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट को जितनी चाहे उतनी शक्तियां या जो भी शक्तियां देना चाहे वो दे सकती है, ठीक है। अब सेक्शन 21 जो है वो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के बारे में, जैसे सेक्शन 13 पढ़ा हम लोगों ने, है ना। सेक्शन 13 में क्या था? स्पेशल मजिस्ट्रेट। 18 में महानगर में विशेष मजिस्ट्रेट और 21 में एग्जीक्यूटिव स्पेशल मजिस्ट्रेट। तो इस तरीके से याद कर लीजिएगा, सेक्शन ही ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो गया, ठीक है। धारा 22 में कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता के बारे में बात हो गई। और धारा 23 में कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो अधीनस्थ होंगे वो अपर जिला मजिस्ट्रेट से भिन्न जो सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं वो किसके अधीन होंगे? जिले में ADM को छोड़ के जितने भी मजिस्ट्रेट हैं वो किसके अधीन होंगे? ADM के अलावा। ADM मतलब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होगा, उसके अलावा जितने भी मजिस्ट्रेट हैं वो सभी DM के अंडर आएंगे। ये कौन सेक्शन कहता है? सेक्शन 23 में ये बात कही गई है। सेक्शन 23 इस बारे में प्रावधान करता है, चाहे वो SDM हो, चाहे वो महानगर मजिस्ट्रेट, महानगर कह रहे हैं, चाहे वो ऐसे मजिस्ट्रेट हों जिनको किसी अलग लेवल पे, किसी अलग डिपार्टमेंट में बिठाया गया है। मजिस्ट्रेट जो भी होंगे डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपॉइंट, वो सब किसके साधारण नियंत्रण में रहेंगे? वो सब रहेंगे DM के साधारण नियंत्रण में, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेक्शन 6 से सेक्शन 23 तक। कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में मिशन APO लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत मेहनत से आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दे सकूँ। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लोक अभियोजक और अभियोजन निदेशालय के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें कोई भी क्वेश्चन मेरी तरफ से तो नहीं छूटा है। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन छूट गया है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और नहीं तो अपने पास से MCQ की प्रैक्टिस कीजिएगा। आपकी GS की क्लास लगातार चल ही रही है, करंट अफेयर्स और पॉलिटी की, और सुबह CRPC की क्लास भी लगातार चलती रहेगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।